नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं सुर्खियां। दिन भर की खबरों को समेटकर आपके सामने लाने वाली दी ललन टॉप की नई पेशकश। पहली सुर्खी राजनीति में लग रही अटकलों से जुड़ी है। कुछ वक्त पहले एक परिकल्पना ने जन्म लिया कि भाजपा सांसद और राहुल गांधी के चचेरे भाई यानी वरुण गांधी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आज 17 जनवरी के रोज राहुल गांधी के 1.5 मिनट के एक बयान ने महीनों से लग रही इन अटकलों को विराम दे दिया। उन्होंने क्या कहा, आप सुन लीजिए। वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। अब मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि उनकी विचारधारा वरुण गांधी की विचारधारा से मेल नहीं खाती, लेकिन यहाँ ये बात भी जान लेनी चाहिए कि आखिर में क्यों ये कहा जा रहा था कि वरुण गांधी का बीजेपी से मोहभंग हुआ और वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। ये बात आई कहां से, ये समझने के लिए वरुण गांधी का 16 जनवरी का यह बयान सुना जा सकता है। तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। भाइयों, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे पीड़ित कोई कौम है तो वो है संविदा कर्मचारी। आप किसी भी गांव में उत्तर प्रदेश में जाइए तो जितने भी आंगनवाड़ी के हमारी बहनें हैं, आशा बहुएं हैं, शिक्षा मित्र हैं और अन्य शून्य लोग हैं, वो सारे लोग के साथ अन्याय हो रहा है। ना किसी को मानदेय ठीक से मिल रहा है, ना किसी का स्थायीकरण किया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने जान के ऊपर खेल के हमारी रक्षा की है। हम लोग इनकी बात को हल्के नहीं होने देंगे। हर मंच पे संविदा कर्मचारियों के लिए न्याय की बात की जाएगी और सरकार से निवेदन किया जाएगा कि इनके मान सम्मान में आज जो कमी दिख रही है उसकी भरपाई हो। बीते रोज पीलीभीत में वरुण गांधी ने सरकार के बारे में जो कुछ कहा वो सिर्फ बानगी भर है। वरुण समय समय पर अपनी पार्टी की नीति की खुले मंच से आलोचना करते रहे हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने कहा था कि वो ना तो जवाहरलाल नेहरू के ही खिलाफ है और ना ही कांग्रेस के। वरुण ने आगे ये भी कहा था कि राजनीति देश को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने के लिए। फिलहाल राहुल के आज के बयान से ये भी साफ हो गया है कि वरुण गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। बात भारत जोड़ो यात्रा की हुई है तो आज आई उससे जुड़ी एक सुर्खी पर और बात कर लेते हैं। एक और अपडेट, एक और खबर है। राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा पंजाब में है। आज यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा में कथित चूक का एक मामला सामने आ गया। ये कहाँ हुआ बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी जब होशियारपुर में पदयात्रा कर रहे थे तब अचानक से एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए उनके पास आ गया और राहुल को उसने गले लगा लिया। हालांकि राहुल गांधी के करीब आते ही जो सुरक्षाकर्मी थे और आसपास मौजूद लोग थे वो एक्टिव हो गए और उस शख्स को राहुल के पास से हटाया गया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कुछ दिनों पहले कांग्रेस गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिख चुकी है, लेकिन आज जो हुआ उससे राहुल गांधी सुरक्षा में चूक नहीं मान रहे हैं। आप उनकी बात सुन लीजिए। Someone came to hug me. I don't know why you're calling that a lapse. I think the person was he was checked by the security people. He was a bit overexcited. It's not a problem. It happens quite often. राहुल इससे सुरक्षा में चूक नहीं मान रहे, लेकिन इस मामले पर पंजाब के आईजी लॉ एंड ऑर्डर जीएस ढिल्लों का कहना है कि वीडियो देखकर उन्हें यह सुरक्षा में चूक का ही मामला लगा। अगली सुर्खी भारतीय जनता पार्टी यानी
बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से आई है। दिल्ली में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन था। इस दिन बैठक से बड़ी खबर ये निकली कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बतौर अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक रहेगा, यानी कि अगला लोकसभा चुनाव बीजेपी नड्डा के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए ही लड़ेगी। इसी के साथ नड्डा इतिहास में उन लोगों में शामिल हो गए हैं जो लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। लगातार की बात हो रही है। नड्डा को मिले 1 साल के एक्सटेंशन का ऐलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, आप सुन लीजिए। हम चुनाव के पहले नई सदस्यता करते हैं। हमारी सदस्यता का कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल जब समाप्त होते हैं तब पूरी सदस्यता नए सिरे से होती है, और जब 6 साल नहीं होते हैं तब इसमें सदस्यों की बढ़ोतरी के साथ बूथ को, मंडल को और जिले को वैधानिक मान्यता मिलती है। कोविड की महामारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया, और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने के अलावा बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन भी हुआ। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भाजपा नेताओं को मुस्लिम समाज से मेलजोल बढ़ाने और गलत बयानबाजी न करने की नसीहत दी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि हर फिल्म पर बयान देना जरूरी है क्या। आने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास से बचने की भी सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोचना कि मोदी आएंगे जीत जाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। अगली सुर्खी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच चले आ रहे टकराव से ही निकली है। मुद्दा इस बार दिल्ली के शिक्षकों की विदेश में ट्रेनिंग को लेकर था। आज 17 जनवरी को इस मुद्दे को लेकर दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल एलजी की सक्सेना पर जुबानी हमले कर रहे थे। इस दौरान उनका पारा इतना हाई हो गया कि उन्होंने एलजी के लिए बेगानी शादी वाले मुहावरे का इस्तेमाल भी किया। आप सुनिए। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे, अपने पैसे से लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये वो क्या कहते हैं, पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। एलजी पर बरसते बरसते केजरीवाल अपनी हसरतों का भी जिक्र कर गए। अब वो भी सुन लीजिए। किसी कुछ भी परमानेंट नहीं है जिंदगी में। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई अगर सोचे कि मेरी सरकार बन गई, अब जिंदगी पूरे मेरी सरकार रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। आज मेरी सरकार है, कल हमारी सरकार नहीं होगी। हमारी सरकार 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, कभी ना कभी तो बदलेगी। आज उनकी सरकार है, परमानेंटली उनकी सरकार नहीं होगी। आज है, कल है, परसों है, अगले दिन बदलेगी। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, उनके एलजी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो। दिल्ली में हमारे एलजी हों, और हो सकता है दिल्ली में हमारी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी और की सरकार हो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एलजी इस तरह से तंग नहीं करेगा उस टाइप का जो भी सरकार होगी।
एलजी पर केजरीवाल के हमलों की किश्त तो हमने आपको दिखा दी, आप जान लीजिए कि मामला क्या है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 30 शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने का फैसला लिया था, लेकिन इस फैसले पर एलजी ऑफिस की मुहर लगी नहीं। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि एलजी जानबूझकर सरकार को तंग कर रहे हैं। कल भी इस मामले को लेकर दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ था। बीता हुआ कल अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ एलजी हाउस भी पहुंचे थे। फिलहाल शिक्षकों को विदेश भेजने के मुद्दे पर एलजी ऑफिस की ओर से एक बयान भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक शिक्षकों को विदेश भेजने के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया गया। एलजी ने इस ट्रेनिंग की लागत और इसके लाभ को लेकर एक रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल इस मुद्दे पर बीजेपी ने क्या कहा, आप वो सुन लीजिए। लेकिन केजरीवाल की शुरू से पॉलिसी रही है ना खाता ना भाई, जो केजरीवाल कहे वो ही सही। हर चीज अपने ईगो पे लेके जाना, कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसको अवॉइड नहीं करना, उसको फॉलो नहीं करना, और जिस प्रकार से वो अपना राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल के कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि उनको समझना चाहिए कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश विद स्पेशल पावर्स है, उनको समझना चाहिए। लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल इन चीजों को समझते नहीं है, वो एक अराजकता की तरह बिहेव करते हैं। अराजक पार्टी वो खुद कहते हैं मैं अराजक हूं। अगली सुर्खी का संबंध आतंकवाद और आतंकवादियों से है। पाकिस्तान के अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। ये वही शख्स है जिसे आतंकवादियों की सूची में डालने की कोशिश में चीन ने दो बार अड़ंगा लगाया था, लेकिन इस बार जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने मक्की को आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव रखा तो चीन खामोश रहा। कई बार चीन को वैसे कॉल आउट किया गया है भारत द्वारा इस चीज को लेकर। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि अब्दुल रहमान मक्की लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ और लश्कर की राजनीतिक पार्टी जमात दावा का चीफ है। वो मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का साला भी लगता है। लश्कर के कई ऑपरेशंस में मक्की का हाथ रहा है। वो टेरर फंड इकट्ठा करने, युवाओं को हमले के लिए उकसाने और भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचता रहा है, ये इल्जाम है। खासकर जम्मू कश्मीर में ऐसा उसने किया। पाकिस्तान सरकार ने मक्की को 15 मई 2019 को ही गिरफ्तार किया था। 2020 में टेरर फंडिंग केस में मक्की को पाकिस्तान की एक अदालत ने सजा सुनाई। वो लाहौर में हाउस अरेस्ट पर है। भारत और अमेरिका ने मक्की को अपने कानून के तहत पहले ही आतंकवादियों की लिस्ट में डाल के रखा है। अगली और आखिरी सुर्खी मंदी की आहट से जुड़ी है। मोदी सरकार में एमएसएमई विभाग के कैबिनेट मंत्री नारायण राणे ने मंदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसकी हर तरफ चर्चा है, इस तरफ भी उस तरफ भी। इसे लेकर सचेत होने की आवश्यकता है। पुणे में G20 समिट को लेकर चल रही इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में इनॉग्रल स्पीच में नारायण राणे ने कहा, जून महीने के बाद भारत में मंदी आ सकती है। सरकार के किसी भी बड़े मंत्री की तरफ से पहली बार ये बात स्वीकार की गई है। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार इसको लेकर काम कर रही है ताकि मंदी के असर को कम से कम किया जा सके। सोमवार को दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि ये वैश्विक मंदी है, दुनिया के कई देश प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार की बैठकों में मुझे जानकारी मिली कि जून के बाद भारत में भी मंदी आ सकती है। ये थी आज की सुर्खियां। अगले एपिसोड में अगली किस्त जो होगी सुर्खियों की, उसमें आपसे मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो, कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।